दोस्तों 1220 में जब मंगोलों ने मावराउ नहर, निशापुर, मरू, बल्ख और खुरासान पर कब्ज़ा किया तो वहाँ जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान रकम की जिसे सुनकर आज भी इंसानी रूह कांप उठती है। सिर्फ मरू में 7 लाख लोगों का कत्ले आम किया गया, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको हलाक कर दिया गया। इसी तरह निशापुर के साथ जो जुल्म हुआ वो तमाम शहरों से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक था। और जब खुरासान पर 5 माह मुहासरा जारी रहा और मंगोलों को फतह के आसार नज़र नहीं आए तो उन्होंने नहर जैहून का रुख खुरासान की तरफ कर दिया और खुरासान में नहर जैहून के पानी से ऐसा सैलाब आया कि हज़ारों जानें उस पानी में गर्क हो गईं और जो बचे उन्हें बेरहमी और सफ़ाकी से कत्ल कर दिया गया। ख्वारिज़म शाह पर क़यामत टूट पड़ी थी। ख्वारिज़म शाह के सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़म शाह जगह जगह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बिल आखिर बोहराए कुज़वैन में 1220 में एक जजीरे में उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उन्होंने अपने बेटे सुल्तान जलालुद्दीन के लिए सल्तनत की वसीयत की। दोस्तों इस मुश्किल हालात में जलालुद्दीन सेंट्रल एशिया से मंगोलों को मारते हुए गजनी पहुंचे। गजनी पहुंचने के बाद जलालुद्दीन ने मंगोलों के खिलाफ ऐलान जिहाद करते हुए एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी के लोग सुल्तान जलालुद्दीन की कदर भी करते थे क्योंकि वो अपने वालिद के दौर में गजनी के वाली रह चुके थे। दोस्तों सुल्तान जलालुद्दीन ने एक खोलता हुआ लश्कर मंगोलों के खिलाफ तैयार किया जिनकी तादाद 70,000 के करीब थी। मंगोल सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब कर रहे थे क्योंकि सुल्तान जलालुद्दीन सबसे ज़्यादा बहादुर और मंगोलों के जुल्म के खिलाफ लोगों को खड़ा करते थे। दोस्तों 1221 में चंगेज़ी लश्कर सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब करते हुए गजनी के करीब पहुँचे ही थे कि सुल्तान जलालुद्दीन के कहर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सुल्तान ने चंगेज़ी लश्कर में तबाही फैलाते हुए ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि चंगेज़ी लश्कर के 1000 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया और बाज़ को कैद कर लिया गया। कुछ कैदियों को अवाम के हवाले किया गया तो अवाम ने गुस्से में उन्हें घसीट कर मार दिया। सुल्तान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से सैकड़ों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। इस फतह ने सुल्तान जलालुद्दीन के हौसले बढ़ा दिए और चंगेज़ी लश्कर पर सुल्तान जलालुद्दीन की धाक भी बैठ चुकी थी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, जगह जगह सुल्तान जलालुद्दीन के तज़किरे होने लगे। दोस्तों मुसलमानों की ये फतह इत्तेहाद की वजह से थी, लेकिन ये इत्तेहाद भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका क्योंकि जंग में जो माले गनीमत हासिल हुआ था जलालुद्दीन के इत्तेहादियों में उसकी वजह से इख्तलाफ हो गया और जलालुद्दीन इस इख्तलाफ को दूर करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनकी फ़ौज का अक्सर हिस्सा जलालुद्दीन को तन्हा छोड़कर चले गए। जलालुद्दीन का लश्कर चंगेज़ी लश्कर के मुकाबले में कम था क्योंकि जलालुद्दीन को जब चंगेज़ खां के आने की खबर मिली तो वो गजनी छोड़कर दरियाए सिंध की तरफ निकल पड़े और दरियाए सिंध पर पहुंचकर जलालुद्दीन ने कश्तियां जमा की ताकि वो दरियाए सिंध को पार कर सकें। लेकिन कश्ती चलाने वाले मल्लाहों को जब चंगेज़ खां के आने की खबर मिली तो वो भाग गए, जिसकी वजह से जलालुद्दीन दरियाए सिंध को पार ना कर सके और इसी दौरान चंगेज़ी लश्कर भी आन पहुंचा। सुल्तान जलालुद्दीन जंग के लिए अभी मुकम्मल तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन सुल्तान उनमें से नहीं थे कि वो अपनी फ़ौजी ताकत के कम होने की वजह से हथियार डाल दे। सुल्तान जंग में भागने के बजाय लड़ने के कायल गए और सुल्तान मायूसी से नफ़रत और उम्मीद से मोहब्बत करते थे। दोस्तों ज़िला अटक में दरियाए सिंध के किनारे एक इलाका है जिसे बागे नीलाब के नाम से याद किया जाता है। ये वही मैदान है जहाँ तारीख़ इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान मार्का पेश आया जो कि सुल्तान जलालुद्दीन और चंगेज़ खां के दरमियान था। जलालुद्दीन की फ़ौज अगरचे तादाद में कम थी, लेकिन वो चंगेज़ी लश्कर के सामने हथियार डालने के बजाय बरसरे पैकार रही। यहाँ तक कि दोपहर का वक्त हुआ तो सुल्तान जलालुद्दीन चंगेज़ी फ़ौज से बरसरे पैकार थे कि खेमे से एक आवाज़ आई, ए जलाल तुझे अल्लाह का वास्ता है हमें अपने हाथों से कत्ल कर दे।
جلال ہمیں چنگیز خان کی قید سے بچا لے، اور سلطان خیمے کی طرف توجہ دینے کے بجائے جنگ میں ڈٹے رہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر آواز آئی۔ دوستو، یہ عورت سلطان جلال الدین کی والدہ تھی، اور شاہی خیمے میں سلطان جلال الدین کی بیوی اور شاہی خواتین موجود تھیں۔ سلطان لڑتے رہے، لیکن ایک مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ پھر اس خیمے سے آواز آئی۔ دوستو، اس مرتبہ سلطان نے فیصلہ کر لیا اور خیمے کی طرف بڑھے۔ اس کے بعد تاریخ اسلام نے وہ منظر دیکھا کہ سلطان جلال الدین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ دوستو، سلطان جلال الدین اپنے اہل و عیال کی فکر سے بے پرواہ ہو کر چنگیزی فوج سے برسرے پیکار رہے، لیکن سلطان جلال الدین کو یہ معلوم ہو گیا کہ چنگیز خان انہیں قتل کرنے کے بجائے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ چنگیز خان نے بھی اپنے لشکر کو یہی حکم دیا تھا کہ سلطان کو قتل کرنے کے بجائے زندہ گرفتار کیا جائے۔ اب چنگیزی لشکر سلطان کو تھکا تھکا کر گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان ایک پہاڑی کی چٹان پر چڑھ گئے۔ دوستو، چنگیز خان کا منشی عطاء الملک الجوینی لکھتا ہے کہ جس جگہ پر سلطان موجود تھے وہاں سے دریا کی گہرائی بہت خطرناک تھی۔ جلال الدین وہاں اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تیار کر رہا تھا اور تیروں سے بچنے کے لیے اپنی کمر پر ڈھال لٹکا لیتا ہے اور ایک مسکراتی ہوئی نظر چنگیز خان کی طرف دیکھتا ہے، جو کہ سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے فکر مند تھا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کے ارادے کو بھانپ لیتا، جلال الدین اپنے گھوڑے کو ہانکتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ زخموں سے چور سلطان جلال الدین گھوڑے کی پیٹھ سے چمٹا رہتا ہے اور دریائے سندھ کی موجوں سے لڑتا ہوا سلطان جلال الدین دوسرے کنارے پر پہنچ کر چنگیز خان کی طرف ایک مسکراتی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، اور چنگیز خان کے منہ سے چند جملے نکلتے ہیں۔ چنگیز خان کہتا ہے کہ بیٹا ہو تو ایسا، وہ باپ بہت خوش قسمت ہے جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے۔ دوستو، چنگیز خان کے یہ الفاظ اس کے منشی عطاء الملک الجوینی اور ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ دوستو، سلطان جلال الدین نے معرکہ سندھ میں ایسی مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج بھی تاریخ انسان پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جلال الدین دریائے سندھ کو پار کرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ عباسی خلیفہ نے سلطان جلال الدین کی مدد کرنے سے کیوں انکار کیا؟ سلطان اپنی سلطنت کی بقا کے لیے کتنے سال لڑتے رہے اور سلطان کا انتقال کیسے ہوا؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن آنے والی